दोस्तों नमस्कार। मैं विकास अधिकारी राकेश सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस नए सत्र में स्वागत करता हूं। ये ट्रेनिंग का अंतिम सत्र है। इसमें ये 6 जो सत्र हमारे हुए, अगर आप इसको 6 सत्र ध्यान से देख लेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप 10 नंबर एट लीस्ट इससे पा ही जाएँगे और आपका काम चल जाएगा। तो चलिए इस अंतिम सत्र को आगे बढ़ाते हैं। अंडरराइटिंग या बीमा लेखन। अंडरराइटिंग क्या होता है? और ये लाइफ इंश्योरेंस के पॉलिसीज़ में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को बीमा मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसका पूरा डिसीजन जो होता है वो अंडरराइटिंग के आधार पर ही होता है। जो अधिकारी होता है, जब हम प्रस्ताव फॉर्म पॉलिसी धारक से भरवा के लेके जाते हैं और कार्यालय में जमा करते हैं, तो जो डिसीजन मेकर है, जो ये डिसाइड करता है कि इस व्यक्ति को पॉलिसी दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, तो वो जो है पॉलिसी में जो फॉर्म में जो भरा रहता है वो देख के उसके आधार पे डिसाइड करता है कि इस आदमी को पॉलिसी किन शर्तों पे दी जा सकती है। या कई बार ऐसा होता है कि पॉलिसी को पेंडिंग कर दिया जाता है, 6 महीना के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है, या ये भी होता है कि उस आदमी को रिजेक्ट कर दिया जाता है कि इस आदमी को पॉलिसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस आदमी को कोई बीमारी रही होगी, ऐसी बीमारी जो जानलेवा बीमारी थी, तो हो सकता है कि उसके आधार पे गलत चयन होने का चांस हो, तो इस नाते जो है पॉलिसी को कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसे लोगों को पॉलिसी नहीं दी जाती। यानी अंडरराइटिंग जो है वो इंश्योरेंस के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल होता है। और कहा जाता है कि फर्स्ट अंडरराइटर जो है वो एजेंट होता है, क्योंकि एजेंट ही किसी व्यक्ति को सबसे पहले देखता है और ये डिसाइड करता है कि इस व्यक्ति को अमुक प्लान बेचना है। और अगर वो एक बार डिसाइड कर ले कि इस व्यक्ति को ये प्लान बेचना है, तो वो उसको वो प्लान समझाता है और उसके बाद वो प्रपोजल फॉर्म जाके ब्रांच में जमा होता है। अगर उस एजेंट को ये लगता नहीं इस आदमी को पॉलिसी देने लायक नहीं, क्योंकि इसको ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम थी, तो उसको फिर आगे जो है पॉलिसी वो नहीं समझाता। अंडरराइटिंग या बीमा लेखन के उद्देश्य क्या उद्देश्य हैं अंडरराइटिंग के? तो सबसे पहले तो ये है कि प्रतिकूल चयन, जो प्रतिकूल चयन होता है, बीमा कंपनी के विरुद्ध चयन को रोकना। ज्यादातर ये लोगों की टेंडेंसी होती है कि अगर सामान्यतया जो स्वस्थ लोग होते हैं उनसे जब बीमा की बात करिए तो वो अवॉइड करते हैं, बीमा नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो अपने ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि जो भी पैसा उनके पास है उसको एंजॉय करें, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन अगर उनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिससे उनके स्वास्थ्य पे उनको लगता है कि खतरा आ गया है, कि अब जीवन हो सकता है ना रहे, तब उनको बीमा के बारे में पता चलता है, उसका महत्व समझ में आता है। लेकिन तब तक चूंकि बहुत देर हो जाती है। लेकिन उनकी कोशिश होती है कि हम बीमा लेके अपने परिवार को सुरक्षित कर दें। तो मेरी तो जिंदगी का कुछ दिन शेष बचा है, ऐसा मैं सोचता हूँ कि जब मेरी जिंदगी का कुछ दिन शेष बचा है तो चलो एक बीमा ले लेते हैं, बीमा लेके कम से कम अपने परिवार वालों को सुरक्षित कर दे। तो यही अंडरराइटर का काम होता है, ये देखना होता है कि कहीं इस व्यक्ति के अंदर ये भाव तो नहीं आ रहा है कि आज ये दिक्कत में है, तो ये सोच रहा है कि हम अपने परिवार को सुरक्षित कर दें बीमा लेके। उसको मालूम है कि अस्वस्थ है, इस नाते जो है उसकी जान पे खतरा है, इस नाते ये बीमा लेने के लिए जो है तैयार है। अगर ऐसा कहीं कोई मामला होता है तो जो अंडरराइटर होता है वो उस बीमा को रोक देता है, पास नहीं करता है। तो यानी प्रतिकूल चयन को रोकना जो है ये एक सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा, जोखिमों का वर्गीकरण और जोखिमों के बीच समानता सुनिश्चित करना। बहुत सारे जोखिम, अलग-अलग तरह के जोखिम होते हैं और सबको अलग-अलग क्राइटेरिया में रख के उनका निर्धारण किया जाता है। उसके लिए तमाम पॉइंट्स होते हैं। जो जोखिम कुछ जो उसको बोलते हैं रेटिंग कारक। रेटिंग कारक जितने बढ़ते जाते हैं उतना ही जो है रिस्क फैक्टर उसका बढ़ता जाता है। हर एक जोखिम के लिए कुछ रेटिंग्स निर्धारित होते हैं। तो इस नाते हर एक जोखिम को का वर्गीकरण अलग तरीके से किया जाता है और उनको जो है एक समानता उसमें बनाई जाती है कि जोखिम किस तरह का है, उसके आधार पे पॉलिसी को देना या कम करना या कुछ क्लॉजेज लगा के देना, इस तरह का जो है निर्णय जो अंडरराइटर होता है
वो लेता है। तो जोखिम का वर्गीकरण देखिए, जोखिम जो है जैसे चर्चा हुई अभी कि जोखिम कई तरह का होता है, तो देखिए जोखिम कैसे होता है। एक तो है अस्वीकृत जीवन, ऐसे जोखिम जो बिल्कुल अस्वीकृत जीवन जिसको बोलते हैं, जिसमें किसी भी कंडीशन में पॉलिसी नहीं दी जा सकती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर है या एचआईवी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इस तरह के जो जानलेवा बीमारियां हैं जिसमें जीवन का 100% ऑलमोस्ट ये हो जाता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। ऐसी स्थिति में जो है जीवन जो है उसको अस्वीकृत जीवन बोला जाता है, और ऐसी स्थिति में उसको बिल्कुल भी बीमा स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो उसको अस्वीकृत जीवन बोलते हैं। कुछ जीवन ऐसे होते हैं अवमानक जीवन, जैसे सब स्टैंडर्ड लाइफ होती है। अब उनको कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई ऐसी छोटी-मोटी बीमारी है, शुगर है, कुछ है, तो उसके उसमें जो है उनके जीवन पे तो जोखिम आ सकता है, लेकिन तात्कालिक कोई खतरा नहीं है, और उसके नाते वो एकदम से जो है ऐसा नहीं है कि उनकी मौत होने जा रही है। हाँ, ये है कि प्रिकॉशंस के साथ वो लंबे समय तक जी सकते हैं। ऐसी अगर ऐसा जीवन है, तो उसको अवमानक जीवन बोलते हैं। ऐसी स्थिति में अवमानक जीवन के केसेस में कुछ प्रीमियम में एडिशनल प्रीमियम लगा के पॉलिसी को स्वीकार कर लिया जाता है। तीसरा जो होता है वो है वरीयता प्राप्त जोखिम। ऐसे जोखिम जिसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जो है ना सामान्यतया जो है जोखिम वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं और उसमें बीमा हो जाता है। और चौथा जो होता है वो स्टैंडर्ड लाइफ होती है। एक अच्छा भला स्वस्थ जो व्यक्ति है उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है, वो जो है उसकी पॉलिसी जो हो जाती है तो स्टैंडर्ड लाइफ। यानी इसी क्रम में लोग जो ये क्रम है अस्वीकृत जीवन, अवमानक जीवन, वरीयता प्राप्त जोखिम और मानक जीवन, इसी क्रम में लोग पॉलिसी के लिए उत्सुक भी रहते हैं। जैसे मानक जीवन को पॉलिसी लेने में समझाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, कारण उसको लगता है मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे क्या जरूरत है बीमा की। जो वरीयता प्राप्त जोखिम है वो लोग थोड़ा सा, और अवमानक जीवन है वो थोड़ा सा सोचते हैं कि नहीं हो सकता है आगे चल के हमको प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन अस्वीकृत जीवन वाले जो व्यक्ति होते हैं वो तो बिल्कुल सोचते हैं कि कोई कैंसर पेशेंट के पास आप जाइए बीमा समझाने तो तुरंत तैयार हो जाएगा, बस केवल ये पक्का हो जाएगा हमको मिल जाएगा पैसा डेथ क्लेम की स्थिति में। तो ये थे कुछ जोखिम जिनका वर्गीकरण इस तरह से किया गया है। लियन क्या होता है? ग्रहणाधिकार या लियन, यह एक प्रकार का बंधन है जिसका प्रयोग जीवन बीमा कंपनी उस लाभ की राशि पर कर सकती है जो दावे की स्थिति में उसे देना होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के निर्दिष्ट अवधि के अंदर फिर से टीबी होने के कारण मृत्यु होती है तो केवल मृत्यु लाभ की घटाई गई राशि ही देय हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए टीबी का पेशेंट था और उसने साल भर का कोर्स किया और टीबी का जो है वर्तमान समय वो टीबी से मुक्त हो गया, लेकिन जब वो इंश्योरेंस के लिए प्रपोजल फॉर्म जाएगा तो हो सकता है उसके प्रपोजल पे एक लियन लगा दे अंडरराइटर कि अगर दोबारा टीबी के नाते मौत होती है तो आपको सम एश्योर्ड का 20%, 40% या हो सकता है इसके नाते कुछ भी पेमेंट नहीं होगा, ऐसा एक लियन जो है कंपनी लगा सकती है जो अंडरराइटर होता है। इसको बोलते हैं ग्रहणाधिकार। और कुछ प्रतिबंधात्मक क्लाज होते हैं, जैसे कुछ खास प्रकार के खतरों के लिए एक प्रतिबंधात्मक क्लाज लागू होता है जो कुछ निश्चित परिस्थितियों में मृत्यु होने पर मृत्यु लाभ को सीमित करता है। जैसे कोई पैराग्लाइडर है, अब अगर वो पैराग्लाइडिंग के खतरे को करता है और उसको पैराग्लाइडिंग करते हुए कोई कैजुअल्टी उसके साथ होती है, तो जो अंडरराइटर है उसको मालूम है कि ये इसका व्यवसाय पैराग्लाइडिंग है, तो ये एक जो है क्लाज लगा सकता है कि अगर ये व्यक्ति पैराग्लाइडिंग करते हुए मारा जाता है तो उस स्थिति में बीमा कंपनी कुछ भी देने के लिए विवश नहीं है, कुछ भी बीमा कंपनी नहीं देगी। तो उस बाकी सब और किसी भी तरह की डेथ होगी तो पूरा भुगतान होगा, लेकिन पैराग्लाइडिंग करते हुए अगर उस व्यक्ति की मौत होती है तो बीमा कंपनी कुछ भी नहीं देगी। तो ये होता है प्रतिबंधात्मक क्लाज। मानक आयु प्रमाण पत्र, मानक आयु प्रमाण पत्र इस समय जो है स्कूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, सर्विस रिकॉर्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो है ही, साथ में इसके जो है आधार कार्ड भी इस समय जो है बना दिया गया है, स्टैंडर्ड एज प्रूफ, और ये इतने जो है
स्टैंडर्ड एज ग्रुप माने जाते हैं। इनके साथ में जो है हर एक पॉलिसी के लिए एक एज ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एज के हिसाब से ही जो है प्रीमियम का कैलकुलेशन होता है। जो स्टैंडर्ड एज ग्रुप होता है उसके साथ में पॉलिसी बड़े आसानी से कंप्लीट हो जाती है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास इसमें से कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, इसके साथ में आप आधार भी जोड़ लीजिए। आधार को भी अब मानक या स्टैंडर्ड एज ग्रुप माना जाता है। अगर स्कूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, सर्विस रिकॉर्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब नहीं है, तो उस स्थिति में सब स्टैंडर्ड एज ग्रुप जो होता है वो देना पड़ता है। वो उसमें जो है एक फॉर्म होता है वो भरना पड़ता है, और साथ में मान लीजिए कि कोई एक प्रूफ हो, जैसे मान लीजिए निर्वाचन आयोग का कोई वो है, उसमें केवल एज लिखी हुई है, तो उसको दे के सपोर्टिंग पेपर के रूप में उसके लिए जो है हेल्थ वो एज एक्स्ट्रा का कुछ प्रीमियम जो है निर्धारित होता है, वो अलग-अलग प्लान के हिसाब से, तो वो लेके जो है पॉलिसी को कंप्लीट कर दिया जाता है। यानी कुछ ना कुछ एज से संबंधित डॉक्यूमेंट्स देना ही पड़ता है। इसमें जो शब्द अभी तक आए हैं, एक तो बीमा लेखन। बीमा लेखन का मतलब जो पहले चर्चा हुई अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग यानी पॉलिसी को डिसीजन देना, पॉलिसी में डिसीजन देना कि पॉलिसी हो सकती है, नहीं हो सकती है। मानव जीवन मूल्य, मानव जीवन मूल्य मतलब मनुष्य के जीवन का मूल्य। इस पे चर्चा पुरानी काफी पहले हो चुकी थी, 2 सत्र पहले, जिसमें ये था कि चूंकि मनुष्य के जीवन का कोई वैल्यूएशन नहीं हो सकता, इसलिए मनुष्य का जीवन तो अनमोल है, कोई मूल्य नहीं है। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति की अर्जन क्षमता को देखते हुए और कितने समय तक वो अर्जन कर सकता है, अगर उसके वर्तमान खर्चे को घटा दिया जाए तो ये अनुमानित निकाला जा सकता है कि उस व्यक्ति के नाते उसके परिवार में कितना पैसा आने वाला है। अगर वो व्यक्ति नहीं रहेगा तो उसके नाते उस परिवार को इतने का लॉस होगा। तो वो एक तरह से उस व्यक्ति के जीवन का मूल्य है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो व्यक्ति का जीवन मूल्य है उसके बराबर कम से कम उस आदमी का इंश्योरेंस हो, जिससे उसके ना रहने पे उसके परिवार को दर-दर भटकना ना पड़े। गैर चिकित्सीय बीमा लेखन क्या होता है? 2 तरह के बीमा होते हैं। एक तो अगर सामान्य है बीमा, तो उसमें बिना किसी मेडिकल जाँच के बीमा हो जाता है। अगर कुछ बड़ा बीमा है, मान लीजिए ज़्यादा सम एश्योर्ड का, ज़्यादा रिस्क कवर का प्लान है, तो उसमें जो है मेडिकल की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। कुछ ज़्यादा एज है तो हो सकता है मेडिकल की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। तो ऐसे जो जिसमें छोटे बीमे होते हैं या कुछ एक सीमा के अंदर जो होते हैं, उसमें बिना किसी मेडिकल रिक्वायरमेंट की ही पॉलिसी जो हो जाती है। रेटिंग कारक वो चीजें जो रिस्क को बढ़ाती हैं, हर उस रिस्क के लिए कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, और उन पॉइंट्स को जोड़ने के बाद अगर एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं वो पॉइंट, तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति को पॉलिसी या तो दी नहीं जा सकती, या कुछ उसमें जो है सब स्टैंडर्ड लाइफ के जो भी उसमें एडिशनल प्रीमियम वगैरह लगाने हैं वो लगा के ही दिया जा सकता है। तो उसको रेटिंग कारक बोलते हैं। ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं वो जो रेटिंग्स को बढ़ा देते हैं उसको। तो चिकित्सा बीमा संरक्षण जो नॉन मेडिकल इंश्योरेंस है, उसके अपोजिट में मेडिकल इंश्योरेंस होता है। यानी कि अगर जो है किसी व्यक्ति को जो है किसी पॉलिसी में मेडिकल होता है तो वो चिकित्सा बीमा संरक्षण होता है। प्रतिकूल चयन का मतलब है कि अभी जैसे चर्चा हुई ठीक इस वाले सत्र में, कि प्रतिकूल चयन किसी भी गलत आदमी का चयन हो जाए, कि जो आदमी अस्वस्थ है ऐसे आदमी का अगर चयन हो जाता है, उसका बीमा हो जाता है, तो कंपनी के लिए वो प्रतिकूल परिस्थिति होती है। इस प्रतिकूल चयन को रोकने की ही जिम्मेदारी जो है बीमा लेखन का उद्देश्य होता है। और नैतिक जोखिम कुछ ऐसे व्यक्ति के कार्यकलाप, उसके व्यवहार, उसके जीवन शैली, उसके कार्य, ऐसे होते हैं जिसमें जोखिम बढ़ता है, तो उसको जो है नैतिक जोखिम बोलते हैं, मॉरल हैजार्ड। अब दावा के विषय में थोड़ा सा समझना है कि दावा क्या होता है। दावा एक मांग है जिसमें बीमा कंपनी को अनुबंध में निर्दिष्ट वचन का पालन करना होता है। यानी एक कमिटमेंट जो कंपनी ने किया है कि ये होने पे ये देंगे, मैच्योरिटी होने पे ये देंगे, ना रहने पे ये देंगे। तो अगर ये क्लेम उपस्थित होता है तो वही एक दावा है, एक मांग है जो
अनुबंध में निर्दिष्ट वचन का पालन करना होता है। तो पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान कितने तरह के दावा होते हैं? सबसे पहले तो जीवित रहने पर जो दावे होते हैं उनको उत्तरजीविता लाभ है, उत्तरजीविता दावा बोला जाता है। जैसे उत्तरजीविता दावा क्या हो सकता है, यानी जीवित रहने वाले जो दावे हैं वो कौन-कौन से हैं? जैसे एक तो है एसबी। एसबी का मतलब होता है सर्वाइवल बेनिफिट। सर्वाइवल बेनिफिट पे एक तो मैच्योरिटी, आदमी जब सर्वाइव करता है तो उस समय मैच्योरिटी मिलती है। इसके अलावा बीच-बीच में पैसे, कई मनी बैक पॉलिसी जो होती है उसमें बीच-बीच में रिटर्न मिलता रहता है, उसको एसबी पेमेंट्स बोलते हैं, सर्वाइवल बेनिफिट्स। दूसरे मैच्योरिटी हो गया, पूरी तरह से जब व्यक्ति की पॉलिसी जो टर्म ले रखा है वो पूरा हो गया तो मैच्योरिटी हो गया। तीसरा सरेंडर हो सकता है, पॉलिसी चलाते-चलाते उसको लगे कि अब हमसे नहीं हो पा रहा है, पॉलिसी प्रीमियम हमारे ऊपर लोड ज़्यादा पड़ रहा है, हम नहीं चलाना चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं रह गई बीमा की, तो वो पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है। जब पॉलिसी को सरेंडर करेगा, कुछ पेनाल्टीज़ के साथ में पॉलिसी सरेंडर हो जाती है, उसको पैसा मिल जाता है। राइडर, राइडर होता है कि किसी चीज़ को मूल बीमा धन में ही कुछ एडिशनल प्रीमियम देके उसके लाभ को और बढ़ा देना। जैसे मान लीजिए कि मेडिकल का राइडर लगा दिया गया कि अगर कुछ गंभीर बीमारियां हैं जिसका जो है राइडर लगा देने पे अगर उसके नाते कोई कैजुअल्टी वो बीमारियां होती हैं तो उस स्थिति में जो है उसका बेनिफिट मिलता है। ये भी जो है एक तरह का क्लेम हुआ। और मान लीजिए एक्सीडेंटल एक राइडर लग गया एक्सीडेंटल में, तो एक्सीडेंटल राइडर का मतलब है कि अगर व्यक्ति एक्सीडेंटल से डेथ होती है उसकी, तो एक जो नॉर्मल पेमेंट होता है क्लेम का, उसके अलावा में एक एडिशनल सम एश्योर्ड का भुगतान किया जाता है। एक तो ये हुआ। दूसरा एक राइडर हो सकता है कि परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट का राइडर, यानी अगर कोई आदमी की एक्सीडेंट से जो है डेथ नहीं हुई, हाँ यह है कि परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया, वो काम करने लायक नहीं रह गया, तो ऐसी स्थिति में जो है आगे का सारा प्रीमियम माफ हो जाता है और कुछ पैसा उसको मिलने लगता है वो पॉलिसी के नियम के हिसाब से, जिसे सम एश्योर्ड का 10% 10 वर्षों तक मिलता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो होता है ये भी एक तरह का जो है दावा है, क्लेम। और दूसरे होते हैं, ये तो सर्वाइवल के दावे थे, दूसरे दावे हैं मृत्यु दावे। जैसे एक्सीडेंटल था वो तो डेथ वाले में आएगा, हाँ लेकिन परमानेंट डिसेबिलिटी वाला जो चर्चा मैंने किया वो जो है सर्वाइवल वाले में आएगा। जीवित रहते समय वो परमानेंटली जो डिसेबल्ड का दावा है वो उपस्थित होता है। और मृत्यु दावे की स्थिति में एक तो नॉर्मल डेथ होती है, उसको जो है कई बार जो है जो अर्ली क्लेम होता है उसको जो है शीघ्र दावा बोलते हैं। मतलब पॉलिसी लेने के विदिन 2 इयर्स अगर वो पॉलिसी में डेथ हो गई तो अर्ली क्लेम की स्थिति में जांच होती है। हाँ, ये है कि जांच में अगर ये पाया जाता है कि व्यक्ति जिस आदमी ने पॉलिसी लिया था वो इन बीमारियों से पीड़ित था और उसने छिपा के बीमा किया है, तो जो है वो पॉलिसी निरस्त हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए पॉलिसी लेते समय उसको जानकारी नहीं है कि उसको कोई बीमारी हुई है, भले ही उसको बीमारी हो लेकिन उसको मालूम नहीं है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट उसने नहीं किया है, तो जो कोई दिक्कत नहीं होती, उसको पूरा भुगतान मिलता है। तो मृत्यु दावे में एक तो शीघ्र दावा होता है और दूसरा होता है नॉन अर्ली क्लेम, यानी गैर शीघ्र दावा। नॉन अर्ली क्लेम विद इन 2 इयर्स, इसके बाद जो है 2 साल के बाद अगर डेथ होती है किसी पॉलिसी में तो वो नॉन अर्ली क्लेम होता है, उसमें जांच नहीं होती है। जरूरत पड़ने पे जांच हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो कोर्स में वो जांच उसकी नहीं होती है। उस पॉलिसी होल्डर के जो फॉर्म्स होते हैं वो सबमिट होते ही उसको भुगतान कर दिया जाता है। निर्विवादिता क्लास क्या होता है? क्लास 45। अगर किसी पॉलिसी में 2 साल समाप्त हो गया, 2 वर्ष समाप्त होने पर बीमा कंपनी द्वारा यह सवाल नहीं उठाया जा सकता कि प्रस्तावक ने कोई तथ्य छिपाया था। कंपनी कोई भी कंपनी जो क्लेम रिजेक्ट करती है वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के नाम पे करती है कि आपने ये तथ्य छिपाया था, अगर ये तथ्य आपने बताया होता तो हो सकता है हम आपको क्लेम पेमेंट ना उस समय आपकी पॉलिसी ना करते, आपकी पॉलिसी में या करते भी तो एडिशनल प्रीमियम के साथ करते। लेकिन अगर आप चूंकि आपने तथ्य छिपाया है, इस नाते जो है हम आपको क्लेम भुगतान नहीं करेंगे। तो इसी कारण पे जो है
कंपनी जो है क्लेम को रिजेक्ट करती है। लेकिन अगर पॉलिसी ये जो क्लाज निर्विवादिता क्लाज 45 है, ये क्लाज ये कहता है कि अगर पॉलिसी 2 साल चल चुकी है तो कोई भी कंपनी ये सवाल नहीं उठा सकती कि उस व्यक्ति ने जो है कोई तथ्य छिपाया था। यानी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट का जो नियम है वो विदिन 2 इयर्स तक ही लागू होता है। अगर 2 साल से ज्यादा पॉलिसी चल गई है और उसने कुछ तथ्य भी छिपाया है तो भी इस आधार पे उसका क्लेम कैंसिल नहीं किया जा सकता। मृत्यु की परिकल्पना, कई बार ऐसा होता है कि कोई मान लीजिए कि आपदा आई और व्यक्ति उसमें लापता हो गया, पता नहीं चला, तो ऐसी स्थिति में उसको जीवित माना जाए कि उसको डेथ उसकी मानी जाए, ये समझ में नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में वो केस जब कोर्ट के पास जाता है तो कोर्ट का जो कोर्ट में जो केस जाता है उसके बाद से लेके 7 साल बाद अगर विदिन 7 इयर्स तक उस व्यक्ति का कोई पता नहीं चलता है तो ये माना जाता है कि उस व्यक्ति की मौत हो चुकी होगी। तो उसके बाद जो है क्लेम का पेमेंट होता है लापता व्यक्ति की केस में। यानी जो इसमें प्रश्न इस तरह से आता है, मृत्यु की परिकल्पना में कितने वर्षों का इंतजार करना होता है, या मृत्यु की परिकल्पना में कितने साल का इंतजार करना है, तो वो 7 साल बाद होता है। यानी 7 साल बाद ही किसी व्यक्ति को जो आज की डेट पे लापता है, 7 साल बाद जो है उसको मृत्यु उसकी मानी जाएगी, उसके बाद क्लेम पेमेंट का भुगतान होगा। IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है पॉलिसी धारक के हितों का संरक्षण विनियम 2002 के प्रावधान, यानी जो पॉलिसी धारकों के हितों का संरक्षण के लिए कुछ जो नियम बनाए गए हैं, ऐसे नियम जो 2002 में बने थे, उसके क्या क्या प्रावधान है अब देखिए। कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज अधिक से अधिक 15 दिनों के अंदर मांग किया जाएगा। मान लीजिए जो क्लेम के नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सबमिट करने के बाद सबमिशन के 15 दिन के अंदर जो कंपनी है जो भी उसको अतिरिक्त दस्तावेज अतिरिक्त कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसको मांग लेना। ये नहीं कि उसके आधार पे वो लटकाए रहे 4 महीना तक, ऐसा नहीं हो सकता। विदिन 15 डेज के अंदर उसको जो भी उसको रिक्वायरमेंट है उसको मांग लेना है। दावा भुगतान समस्त कागजात प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर कर देना है। यानी 30 डेज मैक्सिमम टाइम है। जब क्लेम सबमिट हो गया यानी जो रिसीविंग हो गई उसके 30 दिन के अंदर आपको क्लेम सेटलमेंट कर देना है। कंपनी के ऊपर ये बाध्यकारी है। और यदि जांच होनी है, मान लीजिए नॉन अर्ली क्लेम है, अर्ली क्लेम में जांच होती है तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि जांच अधिकारी नियुक्त होगा, जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट देगा, जांच करेगा, रिपोर्ट देगा, उसके बाद क्लेम का प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक 6 महीनों के अंदर क्लेम का पेमेंट हो जाना चाहिए, या जो भी होना है वो हो जाना चाहिए। अगर रिजेक्ट होता है तो आप रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन जांच वगैरह पूरा करके सारा काम आप निपटा के विदिन 6 मंथ्स जो है आपको अपना फाइनल डिसीजन दे देना है। अगर उसकी जांच रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि उसको कोई तथ्य नहीं छिपाया था, पॉलिसी सही हुई थी, तो विदिन 6 मंथ के अंदर आपको पूरा भुगतान कर देना है। हाँ, अगर ये लगता है कि इसने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया था, ये प्रॉब्लम थी, झूठा है क्लेम, तो क्लेम को रिजेक्ट करने का भी काम जो है विदिन 6 महीने के अंदर वो कर देना है, उसको अधिक लटकाया नहीं जा सकता। अधिनियम की धारा 47 में यानी जो पॉलिसी धारकों के हितों का संरक्षण विनियम 2002 है, उसकी धारा 47 में यदि समुचित पहचान के किसी कारण से भुगतान नहीं किया जा सकता, मान लीजिए कि जो भी है 30 दिनों के अंदर अगर भुगतान नहीं हो रहा है तो समस्त कागजातों की प्राप्ति के 30 दिनों के बाद, यानी जो डेडलाइन है 30 दिनों के बाद, उसके बाद बैंक की बचत खाता के ब्याज के साथ भुगतान, यानी सेविंग अकाउंट जो है बैंक का, उसके बराबर न्यूनतम ब्याज देना पड़ेगा कंपनी को। और अगर कुछ कारणों के अतिरिक्त यदि बीमा कंपनी की, मान लीजिए बीमा कंपनी कुछ और लापरवाही करती, हिलावाली करती है कि गलती से समय से दावा का भुगतान नहीं हुआ, तो बीमा कंपनी को 2% अतिरिक्त ब्याज दर पर भुगतान करना होगा। यानी अगर आज का सेविंग का अकाउंट 4% 3% है तो 2% एडिशनल यानी 5% या 6% के हिसाब से जो है उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो ये एडिशनल 2% उसको भुगतान तब करना पड़ेगा अगर वो जो है कुछ
और हीला हवाली करती है तो। IRDA के अधिनियम 1999, अब ये क्या है, IRDA का जो अधिनियम 1999 में बना था, उसमें एजेंट के लिए उसने ये अनिवार्य किया था कि 50 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य है, और कंपोजिट यानी साधारण बीमा और लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों का अगर किसी को लाइसेंस चाहिए तो कंपोजिट लाइसेंस के लिए 75 घंटे का प्रशिक्षण ट्रेनिंग चाहिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति शिकायत करता है, तो शिकायत प्रणाली जो बनी हुई है उसमें नियम है कि उसमें एक वर्ड होता है टैट, यानी टर्न अराउंड टाइम। आपने शिकायत किया, उसका निस्तारण कितने समय में हुआ, उसको टैट बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम। तो जो शिकायत निवारण प्रणाली है उसको बोलते हैं IGMS। इसका शॉर्ट फॉर्म है IGMS। इसका मतलब है इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली। तो ये होता है इसका। इस तरह से प्रश्न आ सकता है IGMS का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसमें से एक प्रश्न अधिकांशतया रहता ही रहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से। ये अधिनियम है 1986 में, और इसको 2002 में संशोधित किया गया था। इसमें क्या है, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां कौन कौन सी, 3 है। एक तो है जिला फोरम, सबसे जो निचला होता है वो जिला फोरम है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अम्बुड्समैन होते हैं, एक इंटरनल जो है, चाहे बैंक हो चाहे LIC हो, एक अपना जो है शिकायत निवारण प्रणाली उसने अपना डेवलप किया है, उसमें अम्बुड्समैन होते हैं, और उसमें भी जो है उनकी जो सीमा होती है 20 लाख होती है, और 3 महीने के अंदर उनको निर्णय देना रहता है कि अगर शिकायत प्राप्त होने के 3 महीना के अंदर वो निर्णय देते हैं, कंपनी के खिलाफ देते हैं, तो कंपनी कोर्ट में नहीं जा सकती है, आगे के उसमें अपील नहीं कर सकती। हाँ, अगर पॉलिसी होल्डर के अगेंस्ट में देते हैं तो पॉलिसी होल्डर को यह राइट रहता है कि पॉलिसी होल्डर जाके कहीं अपील कर ले। उसी तरह से अगर मान लीजिए फिर अब न्यायालय की प्रक्रिया में सबसे पहले आते हैं, तो जिला फोरम में कोई व्यक्ति आके अपनी अपील कर सकता है, और इसमें अगर 20 लाख तक का कोई मैटर है तो वो डिसाइड होगा 20 लाख तक का। इसकी जो जिला फोरम की लिमिट है, प्रश्न इस तरह से हो सकता है कि जिला फोरम में कितने लाख तक के मुकदमे का निस्तारण हो सकता है, तो वो है 20 लाख तक का। अगर मामला होगा तो 20 लाख तक का उसका निर्धारण होगा। और राज्य आयोग में अगर 20 लाख के ऊपर है तो स्टेट फोरम में जाता है वो मुकदमा, यानी 20 लाख से 1 करोड़ के बीच की अगर लिमिट होगा तो उसका निस्तारण जो है राज्य आयोग से, स्टेट फोरम से होगा। और अगर 1 करोड़ से ऊपर का मैटर होगा तो फिर नेशनल फोरम जो है, यानी राष्ट्रीय आयोग जो है, वहां पे इसका डिसीजन होगा। बीमा लोकपाल, अभी मैंने बताया आपको कि केंद्र सरकार ने बीमा अधिनियम 1938 के अधिकारों के तहत 11 नवंबर 1998 को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित सूचना द्वारा लोक शिकायत निवारण नियम 1998 बनाए थे। जो बीमा अधिनियम 1938 है उसके अधिकारों के तहत 1998 में बीमा लोकपाल का गठन हुआ था। ध्यान रखना होगा कि जो इंश्योरेंस सेक्टर में 1998 के बाद जो है लोकपाल जो है उसमें आया अस्तित्व में, और इसको शिकायत प्राप्त होने के 3 महीने के अंदर फैसला देना होता है, और फैसले के 1 महीने के अंदर बीमा धारक को स्वीकृति देनी होगी। इसकी सीमा 20 लाख रुपए तक है। यानी फैसला अगर दे दिया, मान लीजिए कि उसने पॉलिसी होल्डर के फेवर में फैसला दिया कि पॉलिसी होल्डर को इतना पेमेंट कंपनी करे, लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर इस बात से सेटिस्फाई नहीं है कि उसके साथ उसको कुछ और मिलना चाहिए, उसको लगता है, तो विद इन 1 महीने के अंदर वो अपनी इस काम के लिए वो जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है या स्टेट फोरम, इसमें जिस हिसाब का केस हो, अगर 20 लाख तक है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में वो सुनवाई कर सकता है, अपना जो है अपील कर सकता है। और नहीं तो अगर उसको सेटिस्फैक्ट्री लगता है डिसीजन, तो उसको वो जो है निर्णय एक्सेप्ट हो जाएगा, उसको पेमेंट मिल जाएगा। और अगर कंपनी के विरोध में किया है तो कंपनी तो कहीं वो आगे नहीं जा सकती, वो किसी फोरम में।
तो ये ट्रेनिंग के सेशन थे 6 सत्र। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये जो 6 सत्र मैंने अभी तक आपसे चर्चा किए हैं, इन 6 सत्रों में अगर आप इसको ध्यान से केवल 1 बार 2 बार आप इसको सुन लेंगे, देख लेंगे, तो इतना हो जाएगा कि आपको 10 नंबर, जो आपको 17 नंबर टोटल लाने हैं, 10 नंबर भर का आपका इससे आपका आ जाएगा। क्योंकि 1-2 प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो कोई भी व्यक्ति अपने सामान्य ज्ञान के आधार पे कर सकता है। लेकिन और कुछ चीज़ें अगर आपको इससे मिल गई तो 10 नंबर आपका आ जाएगा। बाकी आपको जो 7 नंबर लाने हैं, वो कैसे लाने होंगे वो अगली स्लाइड में होगा, अगले सत्र में होगा, वो ट्रिक्स का सत्र होगा, वो भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।